अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है और उसके साथ साथ जो 2 जलसे होने थे इस्लामाबाद में, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसने भी पिटीशन दायर की और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गई। आज 2 चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल थी। एक तो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अदालती कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगी, और दूसरा अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि वोट डालने से रोकने का इख्तियार जो है वो किसी को नहीं है। अब बुनियादी तौर पे देखना ये है कि ये बात कही जा रही है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, उनको जब रिक्विजिशन अपोजिशन ने की तो 14 दिन के अंदर इजलास जो है वो बुलाया जाना उनके लिए ज़रूरी था। अगर कौमी असम्बली जो है उसके अंदर नहीं बुलाया जा सकता था OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से, तो कहीं और हो सकता था, लेकिन ये आइनी तकाज़ा था। उन्होंने इस आइनी तकाज़े को पूरा नहीं किया और OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ लेते हुए उसको 25 मार्च पर जो है वो ले गए हैं। इसके नतीजे में जो है वो आइन शिकनी के वो मुर्तकिब हुए हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते थे। दूसरा, स्पीकर असद कैसर ये भी कह रहे हैं कि अगर 25 को इजलास होता है तो वो उसको बुलाएंगे, फिर जो रुकने असम्बली की रहलत हुई है उसकी फातह खानी होगी और फिर इजलास जो है वो मुलतवी हो जाएगा। क्या स्पीकर जो है वो उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का ताकत रखते हैं? उनका ये ख्याल है कि वो ऐसा कर सकते हैं और जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के गिर्द लोग हैं उनको भी यही मशवरा दे रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने बज़रिया सदर रेफरेंस दायर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से 3-4 सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं, और ज़ाहिर है इसमें जो बुनियादी सवाल हुकूमत पूछना चाह रही है और जो वो करना भी चाह रहे हैं वो ये है कि क्या मुनहरिफ अरकान जो हैं उनको वोट डालने से रोका जा सकता है या उनका वोट जो है वो काउंट में शुमार ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि वो इस बात की तशरीह मांग रहे हैं कि आर्टिकल 63A जो है उसकी तशरीह की जाए और इस बात का तयन किया जाए कि जो रुकने असम्बली हैं जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है अगर वोट देते हैं तो उनकी नाअहली जो है वो ताहयात होगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल भी किया जा रहा है कि जी ऐसा तरीक़ाकार जो है वो वज़ा होना चाहिए कि ये सिलसिला जो है ये आगे ना बढ़ सके। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक़ सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, मुमताज़ माहिर कानून है। सलमान साहब, ज़रा आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो स्पीकर वाला मामला है कि जी उनको 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाना जो था वो ज़रूरी था, उन्होंने वो नहीं किया। उधर ये तराशा गया कि OIC का इजलास है, 3 दिन जो है ये कंट्रोल इसका किसी और के पास है उस कॉन्फ्रेंस को करवाने के लिए, लिहाजा वो इसको 25 पर ले गए। और अब ये कहा जा रहा है कि जी वो चूँकि उन्होंने ये आइन शिकनी की है लिहाजा उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। नहीं, देखिए ऐसे नहीं होता। आर्टिकल 6 को बिल्कुल ही हमें हल्का नहीं करना चाहिए। आइन में बहुत सी शिकें होती हैं, बहुत सी आइन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई दफ़ा उससे गलती हो भी किसी जाती है किसी से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उसने आइन के खिलाफ बगावत कर दी है। हमारे आइन में आर्टिकल 254 भी शामिल है जो कहते हैं कि अगर एक काम किसी महीना मुद्दत में करना था और उस मुद्दत में नहीं होता उसके बाद उस वजह से वो काम कदम तसव्वुर नहीं होगा। लिहाजा ये हो सकता है उनकी तशरीह स्पीकर साहब की दुरुस्त ना हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो इसकी वजह से हम आर्टिकल 6 का उनको मुतकिल नहीं समझ सकते। ये मामला हुआ है और अब इससे मसला ये है कि 25 तारीख इतनी करीब है कि अगर आप कोई अदालती हुक्म मांगेंगे भी तो वो आपको शायद 25 से पहले ना मिल सके और इजलास 25 से पहले करना मुमकिन ना हो। लिहाजा अब जो इजलास हो रहा है उसी इजलास को लेकर आगे चले और ये बहस होती रहेगी कि उनको ये इस्तेहकाम हासिल था स्पीकर साहब को या नहीं था कि वो इजलास को 3 दिन मुलतवी करते।
इसमें सलमान साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं कि आईनी तौर के ऊपर, क्योंकि ये एक आईनी मामला है और उसका एक तरीक़ाकार जो है वो आइन में वज़ा किया गया है कि अगर अपोजिशन जो है वो इजलास को रिक्वेस्ट करती है तो उसको 14 दिन के अंदर उसको बुलाया जाना जो है वो ज़रूरी है और उसके आगे फिर मामला जो है वो खामोश है। तो इस पर अगर वो नहीं उस चीज़ पर अमल दरामद करते तो इसको क्या समझा जाए कि वो आइन से तजावुज़ कर रहे हैं, या ये कि उनका इस्तेकाक है वो इसको 2-3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज है क्या वो कर सकते हैं आईनी तौर पे, और दूसरा ये है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो फिर उसका नतीजा क्या है। इसलिए ये बात तो मैं समझता हूँ मेरी दानिश में गलत है कि इजलास मुलतवी किया जाए इस बिना पे कि असेंबली का हॉल मुयस्सर नहीं था, इजलास कहीं और भी हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने अगर कर ही दिया है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि जिस दिन अब इजलास मुनक्किद हो आइन और कानून के मुताबिक बात आगे चले। और कानून में जो नेशनल असेंबली के रूल्स हैं वो शामिल हैं। नेशनल असेंबली के रूल्स में एक पूरा तरीकाकार दिया हुआ है कि जब एक रेजोल्यूशन और कॉन्फिडेंस की आती है तो स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या करना है, स्पीकर ने क्या करना है, उस पर वोटिंग कब होनी है, और वो वोटिंग जो है जिस दिन वो इजलास मुनक्किद होगा टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, ये लिखा हुआ है नेशनल असेंबली में कि और कोई मामला होने से पहले उस पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग जो है 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर होनी है रेजोल्यूशन के टेबल हो जाने के बाद। तो मेरी नजर में 25 तारीख को अगर ये इजलास होता है तो उस दिन की रेजोल्यूशन हाउस के सामने आ जानी चाहिए। उसके बाद वोटिंग जो है मजीद 3 दिन या 7 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब आपकी क्या राय है कि स्पीकर जो है जितना उनके ऊपर ओनस आ रहा है, जितना दबाव आ रहा है, आपको लगता है कि जो सलमान राजा साहब ने बात की है कि मतलब इतना करीब डेट है उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है? देखिए, उसको वैसे तो बहुत पहले कॉल कर लेनी चाहिए थी। 14 दिन तो ज्यादा दिए हुए हैं ना, वो तो चौथे दिन भी कॉल कर सकता था, लेकिन बार उसने नहीं की, पार्टी का प्रेशर होगा इसलिए नहीं की। अब जो बात सलमान ने कही है ठीक है, अब 25 को कॉल हो गई, अगर उसने 2-3 दिन आगे कर दिया है तो अब इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, ना ही ये को हाई ट्रीजन की डेफिनेशन में आता है। ये आइन की वॉलेशन है, लेकिन जो जैसे सलमान ने कहा है कि आइन भी कहता है कि अगर जो टाइम होता है वो किसी हद तक मैंडेटरी नहीं होता, अगर एक चीज 2 दिन बाद कर ली जाए तो उसके वो जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाता। तो मेरे नजदीक अगर हो ही गया है, अगर कर ही दिया है, तो अब इसको इशू नहीं बनाना चाहिए कि 25 को क्यों कर दिया है। अब जो भी कुछ होना है 25 और उसके बाद होना है। अच्छा, इसमें अब मैं आपसे सवाल लेकर चल रहा हूँ सलमान राजा साहब की तरफ, जो और सेकंड फेज़ है, जो स्पीकर साहब का ये कहा जा रहा है कि जी मैं इजलास को बुलाकर मुलतवी करना मेरा इख्तियार है और वो कब तक करना है वो भी मेरा इख्तियार है। देखिए, बात ये है कि मेरे नज़दीक 25 तारीख को ये मोशन लाया जा सकता है, ये नो कॉन्फिडेंस का, उसके लिए एक तादाद दी हुई है आइन में, उसके मुताबिक कर दे तो उसके बाद तो एडजर्न होना ही है, क्योंकि फिर उसने डेट देनी है कि 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले नहीं। इसमें कैच लाइन हामिद साहब ये है कि वो चूंकि एक रुकने असम्बली की वफात हुई है तो फातिहा के बाद वो एज पर रवायत वो इजलास नहीं होगा। आम हालात में तो ये चीज ठीक है, लेकिन जहाँ रिक्वेजिशन की गई है एक मीटिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने के लिए, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं करेगा कि रवायती बात ये है कि जहां किसी रुकन का इंतकाल हो तो फिर आप उस दिन कोई और बिजनेस नहीं करते और आप फाते के बाद जो है एडजर्न कर देते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर ये अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर एक खास मकसद के लिए ये जो है बुलाया गया है, इजलास बुलाया गया है, तो वो दोनों काम हो सकते हैं। ये मोशन
वोटिंग भी मूव हो सकता है, और उसके साथ बाद में वो फातिहा खानी भी हो सकती है। और फिर यानी कि उस दिन तो वोटिंग नहीं होनी है, वोटिंग तो जो होनी है वो 3 दिन के बाद होनी है या 7 दिन से पहले होनी। तो डेट मुकर्रर कर सकता है स्पीकर कि हाँ अब इस दिन वोटिंग होगी, उस दिन इजलास इकट्ठा होगा और इसका मकसद के लिए होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें सलमान अकरम राजी साहब, मैं इस पे कमेंट लूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जो हामिद खान साहब की ऑब्जर्वेशन है कि 25 को जो है जब ये इजलास होता है, और अगर आप चूँकि रिक्विजिटेड इजलास है, अगर रवायत है तो वो पसे पुश्त भी डाली जा सकती है और जो तहरीक एतमाद की मोशन है उसको लिया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि जो भी हुकूमत में होता है वो अपने जो भी उसके तरीक़ाकार होता है उसको वो इख्तियार करता है। तो स्पीकर साहब क्या इन अ कैपेसिटी ऑफ स्पीकर ये कर सकते हैं कि वो इसको एक ताख़ीरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर सकें? देखिए, स्पीकर साहब अगर इजलास को उस दिन मुलतवी करती हैं तो मेरी मदबाना राय में बहुत ये गलती होगी। नेशनल असेंबली के रूल्स बिल्कुल वाज़ेह हैं और स्पीकर साहब पर एक इल्ज़ाम लगेगा जानिबदारी का। कोई वजह नहीं है कि उस दिन कायदे के मुताबिक, नेशनल असेंबली रूल्स के मुताबिक इस रेजोल्यूशन को टेबल ना किया जाए और अगली तारीख जो है 3 दिन या 7 दिन की वो ना दी जाए, और फातिहा खानी भी हो सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है आईन और कानून में जो ये कहती है कि फातिहा खानी के बाद और कोई काम नहीं हो सकता है। रिवायत होगी जरूर, लेकिन जहाँ एक इजलास बुलाया गया है आईन और कानून और नेशनल असेंबली के रूल्स के तहत एक खास मकसद के लिए, तो उस मकसद का हुसूल मैं समझता हूँ बिल्कुल जरूरी है। अगर इसको मुलतवी किया जाता है तो ये दुरुस्त नहीं होगा। सलमान साहब, आप कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि ताख़ीरी हरबे के तौर पे आप इजलास को मुलतवी नहीं कर सकते हैं? ऐसे ही। दूसरी चीज़ ये फरमा दीजिए, फिर मैं हामिद खान साहब की तरफ जाता हूँ, और वो ये है कि ये जो हुकूमत ये बात कहती है कि वो इजलास में नहीं आएगी और लोग पूरे करना जो है वो अपोजिशन का काम है, मैं वो सदारती रेफरेंस की तरफ इसके बाद आता हूँ, उसकी क्या होगी सूरत हाल? ठीक है, किसी का भी ये तो इस्तेहकाक है कि वो ऐवान में ना जाए। वो नहीं जाते ऐवान में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजोल्यूशन के कामयाब होने के लिए जरूरी है कि जो मुकम्मल मेंबरशिप है ऐवान की उसका 50% जो है वो वोट करें, या 50% से ज्यादा जो है वो हक में वोट करें, या उससे कम अगर वोट करती हैं हक में तो नाकाम हो जाएगी, ज्यादा वोट करती हैं तो कामयाब हो जाएगी। लिहाजा एन मुमकिन है कि 160 मेंबर ऐवान में ना मौजूद हों, लेकिन बाकी मेंबर अगर मौजूद होते हैं और वोट कर देते हैं तो ऐवान का काम चल जाएगा, रेजोल्यूशन पर वोटिंग हो जाएगा। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है वो हिकमत की बात कर रही है और कि जी हमारे पास और भी रास्ते हैं। मेरा इस हवाले से सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो आइनी तौर पर इसमें क्या रुकावट डाल सकती है, क्या ताख़ीरी हरबा जो है वो इस्तेमाल कर सकती है कि वो सूरत हाल को अगर मैनेज कर सकती है डिले करने से तो वो कर ले? मेरे नजदीक तो कोई और अच्छा हरबा नहीं हो सकता। हुकूमत के पास जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाता है तो फिर उसने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना होता है आइन के मुताबिक। तो और तो कोई इसमें हरबा कोई रास्ता, जो कोई भी इस किस्म के मशवरे दे रहा है वो बहुत ज्यादती कर रहा है और आइन के साथ ज्यादती कर रहा है, उसकी वॉलेशन करने की बात कर रहा है। मैं नहीं समझता। अब जो बात एक दफा शुरू हो जाती है, मूव हो जाता है और डेट मुकर्रर हो जाती है, उस दिन जो भी उसका नतीजा निकलना है उसको निकल दिया जाना चाहिए। हामिद खान साहब, आपसे ये सवाल लेके आगे बढ़ूंगा। ये फरमाइएगा कि ये जो सदारती रेफरेंस आया है,
आप इसी को उसी ताख़ीरी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझते, या आप ये समझते हैं कि नहीं, मौजूदा हालात में इसका सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया जाना ज़रूरी था? मैं समझता हूँ बिल्कुल नामुनासिब था, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। आप कैसे इन बातों को ला सकते हैं कि आया इसका वोट डालने का हक है कि नहीं, ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और ये सारा मामला जो है ये पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स का है, जिसमें आमतौर पर अदालतें मुदाखलत नहीं करती। तो अब ये मामला तो नेशनल असेंबली में हो रहा है, तो ये कहना कि अदालत से पूछे कि उसका वोट काउंट हो सकता है नहीं हो सकता है, ये मामला कम से कम अजलास होने से पहले इस पर कोई किसी किस्म का वर्डिक्ट नहीं आना चाहिए, ना आ सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है उसमें कि आया लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं, मैं समझता हूँ उसके बारे में भी आयन वाज़ेह है। ये डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल नहीं है, ये डी सीट करने का आर्टिकल है। इसके मुताबिक सजा ये है कि उस आदमी की सीट चली जाएगी, लेकिन वो भी ड्यू प्रोसेस के बाद जाएगी। इसको शो कॉज नोटिस होगा, डिक्लेरेशन पार्टी हेड का होगा, फिर जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन के वज़ीर स्पीकर, फिर वो फाइनली नोटिफाई करें डी नोटिफाई करें, ये वो उनके भी प्रोसेस के साथ होगा। लिहाजा इसमें इन चीज़ों को अदालत के सामने लेके आना इस स्टेज पर तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था। और नाले इसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन किस तरह आप ले आते हैं? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन वहाँ आती है जहाँ कोई अभाम हो, इसमें तो मुझे कोई अभाव नजर नहीं आता। सारी प्रोसेस आइन में बड़ी वाज़ेह तौर पर दी हुई है। अच्छा, इसमें अब सलमान राजा साहब, मैं ये फिर वापस लेके जाऊंगा, आप इस पे बराह रास्त तबसरा बेशक ना करें चूँकि अदालत के अंदर मामला है, लेकिन जो बात है एडवाइजरी की, देखिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है, जो भी आए इसमें कतई नज़र इस बात की, क्या वो फिर काबिल अमल होगी, या बात वही है कि कानून ने तो फिर पार्लियामेंट के अंदर से बनना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेफरेंस गया भी है तो ये उसी ताख़ीरी हिकमत अमली का एक मेजर हिस्सा आप भी इसको देखते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई ताख़ीरी हिकमत अमली है। रेफरेंस जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो भी तारीख मुकर्रर होगी वोटिंग के लिए रेजोल्यूशन पर, उससे पहले फैसला आ जाएगा। लिहाजा अगर उससे पहले फैसला आ जाता है, कोई इम्तनाई जारी नहीं होता, तो फिर तो ताख़ीर का सवाल नहीं है। इसलिए ये कहना कि इसमें वजह क्या थी, इस रेफरेंस का मुहर्रिक क्या है, वो एक मफरूज़ा होगा। बहरहाल हुकूमत ने मुनासिब समझा, एक सवाल उन्होंने उठाया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। सवाल चूंकि आ गया है, उसका जवाब मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आईनी शक के हवाले से मेरी अपनी राय जो भी हो, हामिद खान साहब ने कहा मामला बिल्कुल वाज़ेह है, और वाज़ेह मामलात भी हम अदालतों में लेकर जाते हैं और तशरीह होती रहती है मामलात की। आमतौर पे आम जो लिटिगेशन है उसके जरिए होती है, लेकिन हुकूमत ने अब ये मुनासिब समझा है कि एक सवाल उठाया जाए और उसका जवाब मांगा जाए, तो इस प्रोसेस को अब चलना पड़ेगा। मैं ये जो आपने हुक्म इम्तनाई की बात की है सलमान अकरम राय साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ और इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले सलमान साहब, आप हुक्म इम्तनाही की बात कर रहे थे। आज जो रिमार्क्स आए हैं उसमें यह है कि अदालती कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगी और हुक्म इम्तनाई जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये जो एडवाइस भी होगी, एडवाइस को क्या आप ये अगर कोई भी एडवाइस आती है वो एप्लीकेबल होगी, चाहे वो आ जाए कि नहीं जी ये वोट नहीं डाल सकते थे, इनका वोट काउंट में नहीं जा सकता था, इनको ये होगा, या ये कि एडवाइस यही होगी कि पार्लियामेंट में जाकर अगर फैसला भी होता है तो उसने एक कानून की शक्ल तो इख्तियार करनी है ना?
नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगरचे हम इसको एडवाइजरी ओपिनियन कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ कोई भी फैसला जो है खाम एडवाइजरी नेचर का क्यों ना हो, वो हर एक पर बाइंडिंग है। ये नामुमकिन है कि कोई उस फैसले से इनराफ करे और उसी फैसले के तहत फिर स्पीकर साहब भी, मेंबरान भी असेंबली के, वो अपने फैसले करेंगे और जो भी उस फैसले का असर होगा, जो भी वो फैसला आता है, उसको मद्देनजर रखा जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि जो पूछा गया है असल में इसमें दो कैच पॉइंट्स हैं। कैच पॉइंट्स ये हैं कि एक तो हुकूमत शायद ये चाहती है कि वो जो वोट है मुनहरिफ अरकान का वो काउंट में ना जाए। स्पीकर भी ये बात कर चुके हैं। तो आपको आइन की रोशनी के अंदर आपको लगता है कि ये हो सकता है या इस तरफ बढ़ा जा सकता है कि जी वोट काउंट में ना जाए, कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है कि पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल होना है, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि किसी को ना वोट देने से रोका जा सकता है और जो उसने वोट दिया है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको काउंट करना पड़ेगा। बाद में बहरहाल उसके नतीजे में अगर केस बनता होगा तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसमें हामिद खान साहब एक सवाल फिर और है कि अगर ये सिचुएशन इस तरीके से है तो फिर रेफरेंस दायर करने की क्या ज़रूरत थी? क्या हुकूमत ये समझती है या वज़ीर आज़म साहब को ये तासुर दिया गया है कि इसके ऊपर ऐसी तशरीह आ सकती है कि जिसमें ये वोट का जो काउंट है इसको रोका जा सके या वोट डालने से रोका जा सकते, क्योंकि इसमें प्रीएम्प्टिव सज़ा की बात भी की गई है? देखिए, बात यह है, मैं तो समझता हूँ कि ये रेफरेंस गलत मशवरे की बुनियाद पर फाइल किया गया है। जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया है उसने सही मशवरा नहीं दिया। ये मामले में कोई ऐसा भाव नहीं था कि इसके लिए आप रेफरेंस फाइल करते, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है इन्वोक करते। लिहाजा मेरा तो यही व्यू है कि ये गलत एडवाइस का नतीजा है। इसमें सलमान अकरम राजा साहब, मैं ये सवाल और फिर से आगे, आप भी ये समझते हैं कि ये इल एडवाइस का नतीजा है कि ये रेफरेंस जो है वो फाइल किया गया है और इसमें उस नौइयत का हुकूमत को शायद फ़ायदा ना पहुंच सके जो उनको सजेस्ट किया गया? ये देखिए, दो सवाल हैं, क्या उनको कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या क्या रेफरेंस एडवाइस का नतीजा है। देखिए, मैं अगर मशवरा दे रहा होता तो मैं शायद ये मशवरा ना देता कि रेफरेंस फाइल करो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसमें जो अब दो तीन चीज़ें और भी हैं। क्या आप समझते हैं कि जो ये पूछा गया है कि जी हमें ये सजेस्ट कर दें कि हम इस तरीक़ाकार को कैसे आगे जो है रोक सकते हैं? क्योंकि जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि व्हाट अदर मेजर्स एंड स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन विद इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क टू कर्ब, डिटर एंड एरेडिकेट द concerns practice of defection, floor crossing and vote hunting। अब ये जो सिलसिला है, आप क्या देखते हैं कि ये एडवाइस आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टू द पार्लियामेंट, या ये पार्लियामेंट का अपना काम है? पहले आपसे, फिर हामिद खान साहब से। देखिए, ये बड़ा ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का सवाल है। आमतौर पे आर्टिकल 186 में तो किसी आईनी शिक की तशरीह मांगी जाती है। यहाँ तो इस तरह सवाल किया जा रहा है जैसे कोई शख्स अपने लीगल एडवाइजर से ये सवाल करे कि मैंने अपना काम यूँ चलाना है, बताइए कानून के तहत मैं अपना काम कैसे चला सकता हूँ। तो दो बातों में फर्क है। एक है कि आपने कानून का मतन पेश किया और कहा इसका मतलब क्या है। दूसरा, आपने उमूमी एक अपना मकसद बयान किया और कहा कि बताइए कि हम इस मकसद को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो
मुझे नहीं पता, लेकिन है मुमकिन है कि जो आखिरी सवाल है इस हवाले से अदालत शायद कोई मशवरा ना दे और यही कहे कि कानून आपके सामने है, कानून के मुताबिक अमल करते जाइए। तो ये आखिरी सवाल मैं समझता हूँ, बाकी सवालों से हटकर एक सवाल है। अब हामिद खान साहब, आप दोनों बहुत बड़े वकील हैं, आप दोनों का ये इत्तेफाक है कि ये रेफरेंस जो है इसकी ज़रूरत नहीं थी। सलमान साहब भी कह रहे हैं मैं होता तो मशवरा यही देता कि मत करो। ये जो अब इसके अंदर सारी ये सिचुएशन है और जो चीज़ें आस फर की गई हैं, आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हुकूमत के लिए अगर साबित होती हैं तो ये एक और खामखा की शर्मिंदगी मोल लेने वाला सिलसिला होगा? जी, मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि ये इससे शर्मिंदगी होगी और क्या होगा। एक ऐसा रेफरेंस भेजना जिस रेफरेंस का जवाब ना बनता हो तो उसका यही नतीजा होता है जैसे पहले रेफरेंस भेजा गया था जिसमें पूछा गया था कि आया इलेक्शन जो है सेनेट का वो शो ऑफ हैंड से हो सकता है कि नहीं, जबकि आइन बड़ा वाज़ेह था और यही सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको कहा तो शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। तो यहाँ भी यही कुछ नजर आ रहा है होता। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।